वेलकम टू सोशल। संजय दत्त की लाइफ और करियर किसी भी बॉलीवुड एक्टर से अलग रहा है। जहां एक टाइम पे उन्हें एज अ ड्रग एडिक्ट देखा जाता था, तो कभी उन पे देशद्रोही होने का आरोप लगा। संजय की जिंदगी एक फिल्म की तरह ही रही है, जहां रोमांस, एक्शन, इमोशन सब कुछ देखने को मिला है। इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त से जुड़ी 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, नरगिस और सुनील जब पेरेंट्स बनने वाले थे तो उन्होंने एक मैगजीन में ऐड दिया था, जहां रीडर्स को लड़का और लड़की के नाम सजेस्ट करने थे। कई नाम सजेशंस को देखने के बाद नरगिस को संजय नाम बहुत पसंद आया और बस यहीं से नरगिस और सुनील ने मन बना लिया कि अगर उनके घर एक लड़का पैदा होता है तो उसका नाम वो संजय ही रखेंगे। नंबर 2, 2013 में जब संजय ने जेल जाने के लिए सरेंडर किया तो हर कैदी की तरह उन्हें भी जेल में काम दिया गया था। संजय का काम पेपर बैग्स बनाना था, जिससे उन्हें दिन के 50 रुपए मिला करते थे। नंबर 3, 2016 में जब संजय को जेल से रिलीज किया गया तब तक उनकी टोटल कमाई 30,000 रुपए से भी ज्यादा हो चुकी थी, जिसमें से वो सारे इनकम जेल के कैंटीन में खर्च कर चुके थे। जेल से रिलीज होने के दिन उनका बैलेंस 450 रुपए था और ये पैसे उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता को दिए। नंबर 4, संजय ने अपने करियर में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। फिल्म वास्तव के लिए संजय ने अपनी लाइफ का पहला फिल्म फेयर एज अ बेस्ट एक्टर जीता और उसके बाद मुन्ना भाई MBBS के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर दिया गया। नंबर 5, फिल्म रॉकी के दौरान भी संजय नशे करते थे। उनकी ये लत इतनी ज्यादा थी कि जब शूटिंग के लिए वो कश्मीर जा रहे थे तो फ्लाइट में भी उन्होंने अपनी सॉक्स में ड्रग्स छुपा लिए थे। संजय ने कई इंटरव्यूज में खुद कन्फेस किया है कि अपने करियर की शुरुआती फिल्म्स के दौरान वो शूट पे भी नशे में हुआ करते थे। I used to be blacked out all the time. Even I can't watch those movies on my own. नंबर 6, संजय ने अपनी लाइफ की पहली सिगरेट 9 साल की उम्र में पी थी। वो अपने फादर और उनके दोस्तों के लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो जाते थे, क्योंकि घर पे जब भी सुनील अपने दोस्तों के साथ बैठते तो सभी सिगरेट पीते नजर आते थे। तो एक दिन संजू ने ऐश ट्रे में आधी पड़ी सिगरेट को जला के पीना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते संजय ने कई बार सिगरेट ट्राई की, पर फिर जब सुनील को इस चीज के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हो गए। उनका मानना था कि संजू को घर में बहुत पैम्पर किया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। नंबर 7, संजय के बिगड़ते बिहेवियर को देखकर सुनील ने संजय को बोर्डिंग स्कूल में डालने का मन बना लिया। ये एडवाइस उन्हें इंदिरा गांधी ने भी दी थी, क्योंकि उन दिनों सुनील कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर थे। तो जब उन्होंने इंदिरा गांधी को संजू के बारे में बताया तो इंदिरा ने संजू को बोर्डिंग स्कूल भेजने का सुझाव दिया। बस उसके बाद संजू को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और अगले 9 साल संजू ने वहीं बिताए। नंबर 8, स्कूल खत्म करने के बाद जब संजू के कॉलेज जाने की बारी आई तो संजू का ग्रेजुएशन करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर सुनील दत्त का कहना था कि चाहे तुम लाइफ में जो मर्जी करो, पर तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। फिर संजू का एडमिशन मुंबई के एल्फिंस्टोन कॉलेज में करवाया गया, पर वो कॉलेज के पहले साल में 1 या 2 बार से ज्यादा क्लास में नहीं गए और यही वो टाइम था जहां से संजू को हेवी ड्रग्स करने की आदत लग गई। नंबर 9, संजय ने कॉलेज के दिनों में ही मन बना लिया था कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक इजी काम है। पर जब ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई तो सुनील बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे कि अगर एक्टर बनना इतना आसान होता तो हर कोई दूसरा आदमी फिल्मों में एक्टिंग कर रहा होता। अगर तुम्हें सच में एक्टर बनना है तो तुम्हें अगले 2 साल तक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। संजू ने इस बात पे ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया और झट से हाँ कर दी। नंबर 10, संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज के दौरान नरगिस का कैंसर बहुत ही सीवियर स्टेज पे था, पर फिर भी उनकी दिली ख्वाहिश थी कि कैसे भी करके वो संजू की फिल्म के प्रीमियर में उन्हें बिग स्क्रीन पर देखें। पर 3 मई यानी कि रॉकी की रिलीज से 5 दिन पहले ही नरगिस चल बसी। फिर 8 मई को रॉकी का प्रीमियर हुआ तो संजय ने थिएटर की एक सीट अपनी मां की याद में खाली रखी। नंबर 11, टीना मुनीम और संजय दत्त रॉकी के सेट्स पर मिले और बस यहीं से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। ये अफेयर करीब 2 साल तक चला, पर संजू की ड्रग प्रॉब्लम और पॉसेसिवनेस के चलते टीना मुनीम ने संजू से ब्रेकअप कर दिया। टीना का कहना था कि संजू ने हमेशा उनसे अपनी ड्रग प्रॉब्लम छुपाई, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंसेस आ गए थे। नंबर 12, फिल्म रॉकी के आउटडोर शूट के दौरान टीना मुनीम को एक आदमी छेड़ने लगा तो संजू ने उसे पब्लिक में ही मारना शुरू कर दिया। संजू ने इस इंसिडेंट के बारे में कई इंटरव्यूज में बात की है, जहां उन्होंने बताया कि उस टाइम में यंग था और टीना के लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी था। जब मैंने देखा कि टीना के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस आदमी को मारना शुरू कर दिया। नंबर 13,
अलग होने के बाद भी संजय टीना के लिए बहुत पॉजेसिव रहे। जब टीना ऋषि कपूर के साथ फिल्म शूट कर रही थी तो उसी दौरान खबरें आना शुरू हो गई कि दोनों का अफेयर चल रहा है। तो संजय अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर को लेकर ऋषि कपूर से लड़ने चले गए। जब संजू उनके घर पहुंचे तो नीतू सिंह ने ये सारी सिचुएशन संभाल ली और संजू को एश्योरिटी दी कि ये सब र्यूमर्स हैं, ऋषि और टीना में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। नंबर 14, टीना से ब्रेकअप के बाद संजू ने किमी कटकर को डेट करना शुरू किया, जो उस वक्त अपने बोल्ड कैरेक्टर्स की वजह से बहुत पॉपुलर थी। पर दोनों का अफेयर कुछ महीनों में ही खत्म हो गया और कहा जाता है कि ये ब्रेकअप भी संजय की ड्रग एडिक्शन की वजह से हुआ था। नंबर 15, संजय की ड्रग प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि जब वो सोकर उठे तो उनके नौकर उनकी हालत देखकर रोने लगे। तो संजय ने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें? तो संजय को बताया गया कि वो 2 दिन के बाद उठे हैं। संजू ने उसके बाद रियलाइज किया कि अगर इस प्रॉब्लम का कुछ नहीं किया गया तो वो जल्द ही मर जाएंगे। तो संजू ने हिम्मत करके सुनील दत्त को कहा कि मैं ड्रग्स की लत छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे रिहैब भेज दो। तो इसके बाद संजू को यूएस के रिहैब में भेजा गया, जहाँ वो 1 साल तक रहे। नंबर 16, जब संजय रिहैब में थे तो उन्होंने मन बना लिया था कि वो कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे और यूएस में ही कोई छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, क्योंकि रिहैब में उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी जिन्होंने संजू को अपने फार्मिंग बिजनेस में पार्टनरशिप भी ऑफर की थी। पर जब संजू ने ये बात सुनील दत्त को बताई तो सुनील ने संजू से रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक बार और फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। संजू का मन तो नहीं था, पर वो अपने पिता की बात नहीं टाल पाए और दोबारा इंडिया आकर फिल्मों में काम करने लगे। नंबर 17, संजय रिहैब से आने के बाद अपनी लाइफ डिसिप्लिन से जीना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यूएस में रहते हुए उन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कई फिल्म्स देखी जिससे संजू बॉडी बिल्डिंग के लिए इंस्पायर हुए थे। नंबर 18, बॉलीवुड कमबैक के बाद उनकी 2 फिल्म्स रिलीज हो चुकी थी और दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। संजय को एक हिट फिल्म की जरूरत थी और वो उन्हें मिली एक नए डायरेक्टर के साथ जिन्हें आज पूरी दुनिया महेश भट्ट के नाम से जानती है। महेश ने संजू को नाम फिल्म में कास्ट किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो कामयाब रही ही, पर साथ ही साथ क्रिटिक्स भी पहली बार संजय दत्त की एक्टिंग की तारीफ करते हुए नजर आए। नाम की सक्सेस से ही संजू को कई फिल्म्स ऑफर होने लगी। संजू का मानना है कि महेश भट्ट ने ही उन्हें बॉलीवुड में रीलॉन्च किया है और इस बात के वो हमेशा थैंकफुल रहेंगे। नंबर 19, ईयर 1986 संजय के लिए बहुत अच्छा जा रहा था। उनकी ड्रग प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, फिल्म नाम से वो इंडस्ट्री में दोबारा एस्टेब्लिश हो चुके थे। पर सबसे क्रूशियल मोमेंट वो रहा जब उस साल उनकी मुलाकात एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई। उस वक्त ऋचा बॉलीवुड में नई आई थी और संजय उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे। बस 1 साल के अंदर ही दोनों ने शादी करने का मन बना लिया और 1987 में संजय और ऋचा ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। नंबर 20, शादी के बाद 1998 में संजय और ऋचा की फैमिली एक्सटेंड हुई और उनकी डॉटर त्रिशला का बर्थ हुआ। पर 4 महीने बाद ही ऋचा को सीवियर हेडेक्स आना शुरू हुए और पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। संजय ने उन्हें न्यूयॉर्क के सेम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जहां नरगिस का इलाज भी किया गया था। संजय के लिए वो वक्त बहुत ही मुश्किल था क्योंकि एक तरफ उनका करियर टॉप पर चल रहा था और दूसरी तरफ उन्हें बार बार न्यूयॉर्क ऋचा को देखने जाना पड़ता था। नंबर 21, संजय का माधुरी दीक्षित के साथ भी अफेयर रहा है और ऑन स्क्रीन भी उनकी जोड़ी बहुत सक्सेसफुल रही है। ये सब तब शुरू हुआ जब संजय की वाइफ ऋचा शर्मा न्यूयॉर्क में कैंसर से रिकवर हो रही थी। ऋचा ने कई इंटरव्यूज में ओपनली कहा है कि माधुरी दीक्षित की वजह से ही उनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। सोर्सेज की माने तो संजय के जेल जाने की वजह से माधुरी ने उनसे ब्रेकअप कर दिया था और ना ही वो कभी संजय को मिलने जेल गई। इस वजह से संजय और माधुरी ने दोबारा कभी एक दूसरे के साथ कोई भी फिल्म नहीं की। नंबर 22, फिर जब ऋचा और संजय की डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो संजय को अपनी डॉटर त्रिशला की कस्टडी चाहिए थी और ऋचा की फैमिली इसके अगेंस्ट थी क्योंकि संजय पे केस चल रहा था और उनकी पास्ट कंट्रोवर्सीज की वजह से ऋचा की फैमिली को नहीं लगा था कि त्रिशला को संजय के साथ रहना चाहिए। ये केस 5 साल तक चला, जिसके बीच ऋचा शर्मा का कैंसर वापस आ गया और 1996 में उनकी डेथ हो गई। फिर जब त्रिशला 10 साल की हुई तो कोर्ट ने रूल किया कि संजय त्रिशला के बायोलॉजिकल फादर हैं तो उन्हें ही अपनी डॉटर की कस्टडी मिलनी चाहिए। पर तब तक संजय और उनकी फैमिली का मन बदल चुका था। उन्हें लगा कि त्रिशला ने 10 साल यूएस में बिताए हैं और वहीं के कल्चर से वो अकस्टम्ड है, तो इसलिए संजय को लगा त्रिशला को यूएस में रहना ही सही होगा और वो जब चाहे यहाँ इंडिया उनसे मिलने आ सकती है। बस ऐसे ही त्रिशला ने अपनी लाइफ यूएस में ही बिताई और आज भी संजय उनसे रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं। नंबर 23, फिल्म साजन के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया था, पर उन दिनों आमिर किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसी कारण ये रोल संजय दत्त को दिया गया। साजन ही वो फिल्म बनी जिसके लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था।
नंबर 24। 1992 की फिल्म यलगार वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, पर संजय इस फिल्म को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिरोज खान, जो फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर थे, उन्होंने दुबई में संजू को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलवाया और यहीं से ही संजय का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन शुरू हुआ था। नंबर 25। फिल्म सनम के प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हानिफ कड़वाला, जिनके साथ संजय फिल्म में काम कर रहे थे, ये वो लोग थे जिन्होंने संजय की रिक्वेस्ट पर उन्हें गन्स लाकर दी। संजय को 3 गन्स दी गई थी और कुछ हैंड ग्रेनेड्स, पर संजय ने एक गन अपने पास रखी और बाकी सामान वापस कर दिया। संजय ने कहा कि ये गन उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए थी। नंबर 26। फिर जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुए तो उसके बाद समीर और हानिफ को अरेस्ट किया गया और पता चला कि दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के लिए काम कर रहे थे और बॉम्बे अटैक में इस्तेमाल हुए हथियार भी इन्हीं लोगों के थ्रू सप्लाई करवाए गए थे। तो इसी कनेक्शन में संजय को भी अरेस्ट किया गया। नंबर 27। संजय को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि उन्होंने ये गन्स अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए खरीदी थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद के दंगों के दौरान सुनील दत्त को डेथ थ्रेट्स आना शुरू हो गए थे। तो जज ने संजय की कहानी पर यकीन नहीं किया क्योंकि संजय के पास ऑलरेडी 3 लाइसेंस्ड गन्स घर पर थी, तो इसलिए कोर्ट नहीं मान रहा था कि संजय को चौथी गन की क्या जरूरत पड़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने इलीगल जरिए से गन्स मंगवाई। इसके बाद संजय पर केस चला और उन्हें 1993 में जेल की सजा हुई। नंबर 28। जब 1993 में खलनायक रिलीज हुई तो उस वक्त संजय जेल में थे और फिल्म को प्रमोट करने के लिए सुभाष घाई ने संजय के जेल में होने का फायदा उठाया। उन्होंने खलनायक की टैगलाइन यस आई एम द विलन को प्रमोट किया और फिल्म का बज़ कुछ इस तरह बनाया जैसे संजय रियल लाइफ में विलन हो। इन्हीं सब कारणों की वजह से खलनायक बॉक्स ऑफिस पर बहुत सक्सेसफुल रही और 1993 की सेकेंड हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बनी। नंबर 29। संजय कभी भी पाठ पूजा पर ध्यान नहीं देते थे, पर जेल जाने के बाद संजू स्पिरिचुअल हो गए और वहीं से उन्होंने रामायण, हनुमान चालीसा, गीता पढ़ना शुरू किया। संजू का कहना है कि जेल की वजह से उन्हें अपनी लाइफ की असल वैल्यू पता चली है। नंबर 30। जेल में सजा काटते हुए जब रक्षाबंधन का दिन आया तो ऐसा पहली बार हो रहा था कि संजय दत्त अपनी बहनों से दूर थे, इसीलिए उनकी बहन टीना दत्त संजू को जेल में राखी बांधने आई। राखी बंधवाने के बाद संजू ने टीना को जेल के लंच कूपन दिए जिससे दिखाकर कैदियों को खाना मिलता था। संजू ने इन कूपन्स के लिए 2 वक्त का खाना मिस किया था और ये देखकर टीना की आंखों में आंसू आ गए। टीना ने आज भी संजू के ये गिफ्ट संभाल कर रखे हुए हैं। नंबर 31। माधुरी के बाद संजय की लाइफ में रिया पिल्लई की एंट्री हुई। रिया एक एडवर्टाइजमेंट मॉडल हुआ करती थी और संजय जब जेल में थे तो रिया हमेशा उनसे मिलने आया करती थी। वहीं से दोनों की क्लोजनेस शुरू हुई और 1998 में संजय ने रिया से शादी कर ली। नंबर 32। संजय ने रिया को वैलेंटाइंस डे के दिन प्रपोज किया और उसी दिन किसी को बिना बताए मंदिर में शादी कर ली। इवन सुनील दत्त को भी संजय ने शादी के बारे में नहीं बताया। सुनील को खुद ये बात न्यूज़ में पता चली, पर सुनील हमेशा की तरह संजय के लिए बहुत खुश थे। नंबर 33। शादी के कुछ सालों बाद ही रिया और संजय दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें आना शुरू हो गई। जहां रिया लिएंडर पेस को डेट करने लगी तो इसके बाद से ही संजय ने भी इस मैरिज पर गिव अप कर दिया और कई सालों तक दोनों बिना डाइवोर्स के अलग रहे। फिर 2005 में संजय और रिया का ऑफिशियली डाइवोर्स हो गया। नंबर 34। फिल्म वास्तव का फेमस क्लाइमेक्स सीन जहां रघु अपनी मां के हाथों मौत मांग रहा होता है, उस सीन को संजय ने एक टेक में खत्म किया था। संजय का कहना था कि ये सीन बहुत ही मुश्किल था और इसमें अगर बार बार कट्स लिए जाते तो पूरे सीन की इंटेंसिटी खत्म हो जाती। तो इसलिए संजय ने डायरेक्टर महेश मंजरेकर को कहा कि ये सीन उन्हें एक ही टेक में लेना चाहिए। मंजरेकर ने उनकी बात मान ली और इस सीन को 7 कैमरा से शूट किया गया था। नंबर 35। वास्तव की फिल्म प्रमोशंस के दौरान संजय ने रिवील किया कि वो अमेरिकन एक्टर एल पचिनो की फिल्म स्कारफेस से बहुत इंस्पायर्ड थे और चाहते थे कि कुछ वैसा ही कैरेक्टर वो वास्तव से बॉलीवुड में ऑडियंस के सामने लाएं। वास्तव बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही और सबने संजू की एक्टिंग की तारीफ भी की और साथ ही साथ उनकी लाइफ का पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें वास्तव के लिए ही मिला था। नंबर 36। ईयर 2000 में वो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई जहां संजय अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से बात करते नजर आए। एक चीज बोलूं आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की चूत, मेरे आदमी आके तेरी माँ चूत के लेके चले जाएंगे। बस ये क्या होता है आप सोचिए भाई, ज्यादा दिन नहीं है जी। और मैं करें जी, बस ये दुआ करो लगे मैं जी, ज्यादा दिन नहीं है। अभी अगर ये आ जाता ना जी तो मैं समझता हूँ तुम लोगों के लिए खुशखबरी थी वो। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? जी।
इससे साफ था कि जेल के बाद भी संजय के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस थे और उन्होंने कई बार इस कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बात की है और उन्होंने कहा कि उन दिनों बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड के लोग बहुत डोमिनेट करते थे, तो उसी डर से सभी एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड हुआ करते थे। नंबर 37, फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की पहली चॉइस शाहरुख खान थे और संजय को जिमी शेरगिल का रोल ऑफर किया गया था, पर शाहरुख को नहीं लगा कि वो मुन्ना भाई के कैरेक्टर में फिट बैठेंगे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फिर इस लीड रोल में संजय दत्त को देखा गया। और यहाँ से संजय दत्त के करियर को एक इमेज मेकओवर मिल गया, क्योंकि मुन्ना भाई एमबीबीएस बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सक्सेसफुल रही और संजू आज मुन्ना भाई के कैरेक्टर से हर जगह जाने जाते हैं। नंबर 38, मुन्ना भाई एमबीबीएस वो फिल्म बनी जिसमें संजय और सुनील दत्त पहली बार किसी मूवी के सीन में साथ दिखे। इससे पहले फिल्म रॉकी और क्षत्रिया में भी सुनील दत्त और संजय ने एक ही फिल्म में काम किया है, पर कोई भी सीन में वो एक साथ नहीं थे। नंबर 39, मुन्ना भाई के एंड में जब मुन्ना के पिता मुन्ना को कहते हैं, तुमने अपनी माँ को तो बहुत जादू की झप्पी दी है, आज अपने बाप को भी गले लगा लो, तो ये सीन दोनों के लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि रियल लाइफ में भी संजय अपनी माँ से ज्यादा क्लोज थे पर सुनील से नहीं। इस सीन को जब शूट किया गया तो कट बोलने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा और दोनों सच में बहुत इमोशनल हो गए। नंबर 40, फिल्म ब्लफ मास्टर में रॉय का कैरेक्टर जो अभिषेक बच्चन प्ले करते हैं वो पहले संजय को ऑफर किया गया था और सेकंड लीड अभिषेक को, पर डेट्स ना होने के कारण संजय ने ये फिल्म साइन नहीं की। इसी वजह से अभिषेक को ब्लफ मास्टर में लीड रोल मिल गया और रितेश को सेकंड लीड में देखा गया। नंबर 41, जब रिया और संजय का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था तो उसी दौरान उनकी लाइफ में मान्यता की एंट्री हुई। मान्यता उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और संजय ने ही उन्हें गंगाजल मूवी में एक आइटम सॉन्ग के लिए रेकमेंड किया था। संजय और मान्यता कुछ सालों तक साथ रहे और 2008 में दोनों ने शादी कर ली। नंबर 42, मान्यता ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में एक सीक्रेट फिल्म की थी जिसका नाम लवर्स लाइक अस था। उस फिल्म में मान्यता ने कई बोल्ड सीन्स दिए थे और फिल्म की डायरेक्शन भी बहुत बिलो एवरेज थी। तो जब संजू को ये बात पता चली तो उन्होंने उस फिल्म के सारे राइट्स खरीद लिए और मार्केट से फिल्म्स की सारी सीडीज और डीवीडीज हटवा दी। संजय नहीं चाहते थे कि ये फिल्म कभी भी पब्लिक के सामने आए। नंबर 43, 2009 में संजय ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एज अ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि उनका कोर्ट केस अभी भी पेंडिंग था। तो इलेक्शन रूल्स के मुताबिक संजय इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे। नंबर 44, 2012 की फिल्म अग्निपथ में संजय दत्त को कांचा के रोल के लिए बहुत एप्रिसिएशन मिला, पर क्या आप जानते हैं कि ये रोल संजय से पहले नाना पाटेकर को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया और फिर ये रोल संजय दत्त को ऑफर किया गया और उन्हें पहली बार में ही ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया। नंबर 45, संजय रॉक म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। उनके फेवरेट बैंड्स हैं लेड ज़ेपलिन, ब्लैक सैबथ, पिंक फ्लॉयड और गन्स एंड रोजेस। जब 2012 में गन्स एंड रोजेस का कॉन्सर्ट मुंबई में हुआ था तो संजय ने अपनी पर्सनल वैनिटी वैन बैंड के लिए भेजी थी। नंबर 46, फिर 2013 में वो टाइम आया जब सुप्रीम कोर्ट ने संजय के केस में अपना डिसीजन सुनाया और उन्हें 5 साल की सजा हुई। अपने 20 साल के केस प्रोसीडिंग्स के दौरान संजय 1.5 साल की जेल की सजा काट चुके थे, तो उन्हें इस तरह से 5 साल की बजाय सिर्फ 3.5 साल की सजा काटनी थी। जेल जाने के बाद कई बार देखा गया कि वो पैरोल पे बाहर भी आ रहे थे, तो इस बात पर भी बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि उन्हें VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। संजय अपने 5 साल की सजा में 6 महीने पैरोल पर जेल से बाहर रहे हैं। नंबर 47, पेपर बैग्स बनाने के अलावा संजय को एक और ड्यूटी भी दी गई थी, जहां संजय जेल के रेडियो के लिए आर्जिंग किया करते थे। सिंस संजय को ज्यादा कैदियों से मिलने नहीं दिया जाता था, तो आर्जिंग के द्वारा वो बाकी कैदियों से कनेक्ट किया करते थे और सबको अपनी लाइफ की स्टोरीज बताते थे कि कैसे ड्रग्स और क्राइम की वजह से उन्हें कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। नंबर 48, 26 फरवरी 2016 वो दिन बना जब संजय को जेल से रिहा किया गया। उन्हें अपने अच्छे बिहेवियर के लिए 60 दिन पहले ही जेल से रिलीज कर दिया गया। जेल से निकलते वक्त उन्होंने जेल में लगे तिरंगे को सैल्यूट किया और इंटरव्यू में भी कहा कि जेल ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। मैं अब डिसिप्लिन से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आज़ाद जिंदगी की वैल्यू पता चल चुकी है। नंबर 49, 2017 की फिल्म भूमि संजय की पहली फिल्म थी जो उन्होंने जेल से निकलने के बाद साइन की थी। फिल्म की रिलीज डेट 29 जुलाई डिसाइड की गई थी, पर संजय ये फिल्म अपनी डॉटर त्रिशला को डेडिकेट करना चाहते थे। तो संजय ने प्रोड्यूसर्स से रिक्वेस्ट की और इस फिल्म को 12 अगस्त को रिलीज किया गया। ऐसा संजय ने इसलिए किया क्योंकि 12 अगस्त को त्रिशला का बर्थडे था। नंबर 50,
फिल्म संजू के लिए सुनील दत्त का रोल परेश रावल को दिया गया, पर संजय ये रोल खुद करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वो अपने फादर से सबसे ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए उनके लिए सुनील दत्त की एक्टिंग करना आसान होगा। पर राजू ने संजू के इस सजेशन को डिक्लाइन कर दिया, तो फिर इस रोल के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया। पर दंगल के बाद वो एक और एज्ड मैन का कैरेक्टर नहीं करना चाहते थे, तो उसके बाद इस रोल के लिए फाइनली परेश रावल को साइन किया गया। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।